आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है जातिवाद। समझे? जातिवाद, रेशिज्म। देखो क्यों जातिवाद, रेशिज्म। बहुत से बच्चे स्कूल की पढ़ाई कर रहे होते हैं और जातिवाद से परेशान होते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ वो बहुत परेशान है, वो कहते हैं लोग जहां भी जाओ हमारी जाति पूछी जाती है, जहां भी जाओ जाति के आधार पर हमको अ, सही और गलत लोग तय करते हैं हमारे साथ कैसा बिहेवियर करना है। बहुत से बच्चे हैं जो अपने शहर से बाहर पढ़ने जाते हैं, अपने देश से बाहर पढ़ने जाते हैं, या काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं लोग। हर कहीं उन्हें एक चीज देखने को मिलती है, हर कहीं उन्हें एक चीज का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। उनके दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के उस शोर की तरफ ध्यान देता है जो बताता है कि तुम्हारा रंग अलग है, भाषा अलग है, जमीन अलग है, तुम पहाड़ों पर रहने वाले हो, रेगिस्तान में रहने वाले हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम बड़ी जात के हो या छोटी जात के हो। कई ऑफिसर मेरे पास आते हैं, पुलिस के, आर्मी के, किसी भी महकमे के, और आकर कहते हैं कि बड़ा ऑफिसर जातिवादी है, क्योंकि मैं छोटी जात का हूं इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। तो मैं उन्हें दो चीजें बताता हूं, ठीक है। अ, एक ये कि हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो, क्योंकि सभी बड़े अफसर ऐसे ही होते हैं और सभी को काम लेने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में जो व्यक्ति खुद छोटी जात का होता है, अगर उसमें हीन भावना है तो उससे सामने वाले की हर बात जातिवादी ही लगेगी। जैसे अगर तुम गरीब हो और तुम्हारे दोस्त अमीर हैं, तो उनके साथ महफिल में बैठकर तुम्हें उनकी हर हरकत पर ऐसा लगेगा जैसे वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं या तुम्हें सुना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं पीछे रह जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुखदाई है, आगे निकल जाना बड़ा आसान है। तो पहली चीज तो मैं यही कहता हूं कि देखो भाई, लोगों पर जल्दी से जातिवादी होने का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कई बार सामने वाला ऐसा सोच नहीं रहा होता। और जो वर्गवाद है ना, वर्गवाद तो है। देखो वर्गवाद में क्या होता है कि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है ना, कोई ऑफिसर होता है, कोई नौकर होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हो सकता है सामने वाला जातिवादी ना हो। तुम्हें हमेशा ये मानकर चलना है कि लोग जातिवादी नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो मैं उसे कहता हूं कि मान लो अगर वो जातिवादी है तो हमें क्या करना है। अगर तुम्हें जातिवाद फेस करना पड़ रहा है तो उसके लिए आज की क्लास है। सो रेशिज्म से कैसे निपटा जाए, जातिवाद को कैसे फेस किया जाए। पढ़ाई के दौरान बच्चों के दिमाग में ये चीज बहुत ज्यादा भन बना रही होती है। कारण मैं उसका आपको बताता हूँ। देखो कोई भी आदमी ना जो 35-40 साल का हो जाता है, वो इस जातिवादी मत्थे पच्ची से बाहर निकल जाता है। वो चाहे छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो वो खुल के अपनी जाति बताता है, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो वो बताता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। वो कहता है किसी को कुछ लेना देना नहीं है मेरे से, ना लेना देना, वो भाड़ में जाए सब, मुझे कोई नहीं बुलाता ना बुलाए, मैं कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होते। स्टूडेंट्स को किसी ग्रुप में बैठना होता है, किसी के साथ घूमना होता है, कोई दोस्त बनाने होते हैं, या उसे कई चांसेस चाहिए होते हैं, कई मौके वो मांग रहा होता है लोगों से। वो लोगों से उम्मीद करता है कि उसको चांस दिया जाए। तो अगर उसको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है तो उसके ऊपर आज की क्लास है हमारी, ठीक है। तो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ज्यादा मैंने बनाई है, क्योंकि बड़ी बड़े होने के बाद तो वैसे भी लोग इस चीज की शिकायत जरा कम ही करते हैं। व्हाट, क्या है रेशिज्म, क्यों है रेशिज्म? पहली चीज, जातिवाद तो है।
जातिवाद इस दुनिया में है। जातिवाद से ना बचने की कोशिश करो, ना छुपाने की, ना उसे अपनाने की, लेकिन ये है। हर इंसान जातिवादी होता है, वो दूसरों को देखते ही उसकी जात पर विचार करता है। जैसे लालच, ईर्ष्या, घृणा, चुगली, ये बुराइयां इंसान में हैं, उनसे बचना चाहिए, लेकिन ये हैं। तुम जातिवाद के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, त्वचा है, जो चीजों को, विचारों को, ज्ञान को, खतरे से बचने के तरीकों को याद रखने के लिए कई अलग अलग हिस्सों में बांट देती। तुम जातिवादी नहीं हो, जातिवादी है तुम्हारा दिमाग। अब कोई साउथ अफ्रीका का बंदा है, काला है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तो क्या तुम इस चीज को नजरअंदाज कर दोगे कि वो एक काला आदमी है, तुम उसके साथ पंजाबी में बातें करने लगोगे? नहीं ना। ये एक बड़ी ही साधारण सी मानसिक प्रक्रिया है जिस पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। जैसे ही तुम किसी चीज को देखते हो, किसी इंसान को देखते हो, तुम्हारा दिमाग उसे जातियों में बांट देता है। जातिवाद इंसान की आंख खुलने से शुरू होता है और आंखें बंद करने तक चलता है ना। ये जातिवाद है कि ये मेरी माँ है, ये कोई दूसरी औरत है, ये मेरा भाई है, ये कोई और लड़का है। इंसान जाति के आधार पर ही चीजों को याद रखता है। मिट्टी और रेत दो अलग अलग जाति है, पानी और आग दो अलग अलग जाति है, घृणा और प्रेम दो अलग अलग भाव हैं। अब देखो, मर्द है ना, मर्द एक अलग जात है, औरत एक अलग जात है। हाँ, हमें दोनों को बराबर समझना चाहिए, लेकिन तुम किसी के मर्द और औरत होने से कैसे इनकार कर सकते हो? एक एग्जांपल देखते हैं ना, देखो, जातिवाद के लिए देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। मान लो एक लड़की रात के अंधेरे में यात्रा कर रही है और वो कहीं पैदल जा रही है अपना सामान वामान लेकर, लेकिन सामने उसे अंधेरे में एक मर्द चलता हुआ नजर आता है, तो वो घबरा जाएगी। उसके दिमाग का पहला रिएक्शन जातिवादी होगा। ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि उसे मर्दों पर भरोसा नहीं है या वो सोचती है कि सभी मर्द बलात्कारी होते हैं। उसका ये रिएक्शन उसकी कुछ भी सोच समझ पाने से पहले की प्रक्रिया है। मीडिया इसी सेंसेशन का फायदा उठाता है। ये जो सेंसेशन होता है ना, जैसे लड़की जा रही है रात में और उसने अचानक एक आदमी सामने देखा, उसके एकदम उसके अंदर एक झंझनाहट फैल जाएगी, उस सेंसेशन को मीडिया उठाता है, उसी को वो बार बार कैच करता है। इसलिए वो मर्द को बलात्कारी और घटिया बताता है। मर्द को अपनी जाति की वजह से कई बातें सुननी पड़ती, क्योंकि जातिवादी हम हैं। दुनिया भर में ब्लैक नीग्रोज को जातिवाद झेलना पड़ता है। जो इंडियंस विदेशों में जाते हैं उन्हें जातिवाद झेलना पड़ता है, चाइनीज को, जापानीज को। दुनिया भर में जहां भी आप देख लो, ऐसे कबीले भी हैं जहां पर इंसान की पहुंच ही नहीं है, ना वो हमसे कांटेक्ट में है, वहां पर भी वो जातियों में बटे हुए। उन्हें किसने सिखाया? हमने तो नहीं सिखाया। हम जातिवादी हैं, पहले इस चीज को स्वीकार करो। हाँ, मैं मानता हूं किसी को जज करना बुरी बात है, लेकिन एक मोटे आदमी को बेहिसाब समोसे खाते हुए देखकर आपका दिमाग जज करता है कि उसका अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं है, अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इंसान किसी को जज नहीं करता, लोग जज हो जाते हैं। गरीब आदमी को चोर समझ लिया जाता है, और याद रखना, इसमें चोर समझने वाले की कोई गलती नहीं है, उस गरीब आदमी की गलती है। भाई तू क्यों गरीब है, मत रह गरीब। तुम सोचो ये कैसा पागल आदमी है, क्या बातें कर रहा है, गरीब को कह रहा है तू गरीब मत रह, अमीर हो जा। अरे भाई, अमीर तो वो भी होना चाहता है, तो होते क्यों नहीं है? अमीर होना कोई बड़ी भूल भुलैया वाला काम नहीं है। हाँ, समझ और मेहनत वाला काम जरूर है। देखो होता क्या है, दरअसल जो लोग मुझसे जुड़ते हैं ना, वो लोग अचानक एक पारदर्शी दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमारे यहां पैरों के नीचे कांच की जमीन है।
और ऊपर छत भी कांच की है। समझ रहे हैं? हम नीचे वालों को भी देख पाते हैं और ऊपर वालों को भी, क्योंकि हम समाज और समाज में फैले लोगों और उनके चरित्रों पर काम कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस मानवीय व्यवहार को समझने पर ही है। इसलिए तुम लोग बार बार मेरे मुंह से शहर और गांव की तुलना सुनते रहते हो। शहर का मतलब है होशियार लोग जो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी पिछड़े हुए गांव के किसी घर में बैठा कोई लड़का ही क्यों नहीं है। अगर वो खुद ही गीत लिख रहा है, खुद ही म्यूजिक बना रहा है, खुद ही वीडियो एडिटिंग कर रहा है, तो वो शहरी है। जैसा मैंने सिटी नाम के लेक्चर में बताया था ना कि किसी गांव के चौराहे पर अगर 4 दुकानें हैं तो वो शहर है। मेरी दुनिया में सब कुछ इतना साफ साफ है कि किस्मत, झूठ और आडंबर के लिए जगह ही नहीं है। चारों तरफ एक ही चीज नजर आती है, मेहनत मेहनत मेहनत। हम लोग यहां खड़े हैं, हम ऊपर वालों को भी देखते हैं कांच की छत से, हम नीचे वालों को भी देखते हैं कि वो नीचे क्यों रह गए, ये कामयाब क्यों हो गए। यहाँ पे कोई जादू मंत्र नहीं चलता। एक ही चीज समझ में आती है, मेहनत करो, फोकस करो। 2-4 साल की लगती है पूरी जिंदगी में, तुम्हें 2-4-5 साल हिम्मत रखनी है बस। ना शराब पियो, ना बीड़ी पियो, ना सिगरेट, पैसे बचाओ। जितना कम नशा करोगे शरीर उतनी ज्यादा मेहनत करेगा, दिमाग उतना बढ़िया काम करेगा। पूरी जिंदगी का सवाल है। पूरी जिंदगी भीख मंगो की तरह जीना है तो अलग बात है भैया। और किसी चीज से डरो या ना डरो, गरीबी के बुढ़ापे से डरो। बुढ़ापा हमेशा अमीर होना चाहिए, गरीबी का बुढ़ापा बड़ा बुरा है। मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। मेरी नजर में इंसानों की बस 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। खैर, हम बातचीत कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की, हम बात कर रहे हैं अनइक्वालिटी की, हम बात कर रहे हैं दूसरों को शर्मिंदा करने की, या कोई आपको परेशान करता है, शर्मिंदा करता है तो उसकी। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि जातियां कोई मंदिर में बैठा पंडित बनाता है, तो ऐसा नहीं। जातियां हर कहीं हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को स्वीकार करो कि जातिवाद है, हर इंसान जातिवादी है। देखो, ये जो होता है ना मानव अधिकार ओके, ये जो होता है जैसे मानव अधिकार, संविधान, अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज है, बट ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो भगवान ने बनाकर भेजी हैं। इनसे ज्यादा उम्मीदें मत रखो। इनसे ज्यादा उम्मीदें किससे रखो? पैसे से। अगर तुम गरीब हो, ऊपर से काले हो, चाइनीज हो, बिहारी हो, ऊपर से अनपढ़ हो, तो भैया भेदभाव तो होगा ना। लेकिन अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। पैसा बहुत बड़ी खोज है। तो थोड़ा सा बात को समझते हैं कि रेशिज्म के प्रति बिल्कुल लापरवाह रहो। कैसे रहना है सब बताता हूं, ठीक है? रेशिज्म को इग्नोर करना है। तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई तुम्हें कह रहा है, जातिवादी बातें कह रहा है, कोई बात नहीं, कहने दो। अपने काम की तरफ ध्यान दो, मेहनत करो, नए रास्ते ढूंढो। जीवन के अलावा तुम्हें ईश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बता दूं कि किसी भी जात का होने पर ना तुम्हें आगे बढ़ने में मदद मिलती है, ना ही तुम्हें कोई रोक पाएगा। ये मामा चाचा की मदद से कहीं नौकरी लग भी गई तो क्या नौकरी ही लगी है, कहीं के राजा महाराजा थोड़ी ना बन जाओगे। ऊपर से रिश्तेदार का एहसान अलग से। अब शादी भी उसी से करनी पड़ेगी जो मामा जी या चाचा जी कहेंगे। वो लोग कोई बच्चे नहीं है, उन्हें तुम्हें फांसना बड़ी अच्छी तरह आता है। ये भी जातिवादी है। तुम बच्चे जात के हो, समझे? और वो माँ बाप जात के। ये देखा ना, बड़ी जात छोटी जात को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है।
वो है दुनिया में। अगर तुम उसे नहीं स्वीकार कर रहे हो या तुम कह रहे हो ये नहीं होना चाहिए, ये तो पुराने लोगों की सोच है, छोड़ो इसको, तो तुम उसको इग्नोर करने से वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। उसे स्वीकार करो और उसे इग्नोर करो। उसे स्वीकार करने से पहले इग्नोर नहीं कर सकते तुम। जातिवाद हर कहीं है, हर एक कोने में तुम्हें जातिवाद नजर आएगा। देखो, वैसे भी कोई तुम्हारे साथ नहीं रहने है ना, अक्सर मैं ऐसी बातें करता हूं ना कि आखिर इंसान अकेला हो जाता है, सभी अकेले हो जाते हैं। पति या पत्नी काम में बिजी रहते हैं, बच्चे पढ़ाई करके बाहर निकल जाते हैं, इंसान अकेला रह जाता है, दोस्त बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, या अपनी लाइफ सेट करने कहीं चले जाते हैं। वैसे भी कोई तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। तो जो लोग जातिवाद की वजह से तुमसे दूर जाते हैं उन्हें जाने दो। अगर कोई दूसरी जाति का होने की वजह से तुम्हें मौका नहीं देता, अपने साथ नहीं रखता, तो ना रखे। किसको पड़ी है? कोई किसी के सहारे नहीं बैठा है। उल्टा ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करो। वो लोग समझदार हैं जो पहले ही जाति के आधार पर तुम्हें खुद से दूर कर देते हैं। उन्हें समझदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कम से कम वो अपने प्रति ईमानदार तो हैं कि इस जाति के लोग मुझे पसंद नहीं है तो बेवजह मैं किसी को अपने पास रखूं और बाद में मन ही मन उससे ईर्ष्या करूं। अगर कोई जातिवादी है और वो जातिवादी बातें करता है तो इससे उसके साथ दोस्ती होने की संभावना जैसी बड़ी मुश्किल टल जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन करने वाले का डिस्क्रिमिनेशन भी देख लेना चाहिए। अगर कोई इंसान जातिवादी है तो थोड़ी देर उसके साथ रहो, उसके रंग तो देखो। कभी कभी तुम जानबूझकर खुद को छोटी जाति का बता सकते हो ताकि तुम देख सको कि ये इंसान जातिवादी है या नहीं। लोगों का असली चरित्र पकड़ने के लिए कुछ भी करो। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, लोगों पर जातिवादी होने का कलंक लगाने में जल्दबाजी मत करो। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और जातिवादी नहीं हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो खुद कामचोर हैं लेकिन बॉस पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है तमाशा लगाने की, वो भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जातिवाद हमेशा से है और पूरी दुनिया में है। यहां खैर मैं भारत के जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ग व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं रेशिज्म की बात कर रहा हूं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ भारत में ही जातिवाद है। जाति बहुत पुरानी चीज है। इंसान शुरू से ही समझदार है, उसने हर मनुष्य को अपनी पहचान बनाने का अधिकार दिया है। हमेशा से ही कोई भी इंसान अपना कोई भी नाम रख सकता है, कोई भी उपनाम रख सकता है। चाहे तो अपने नाम के पीछे अपने पिताजी का नाम लगा ले, गांव का नाम लगा ले। जाति कभी जोर जबरदस्ती से नहीं बनाई गई। ये हमेशा से ही लोगों का अपना निर्णय है। आज जिन जातियों पर तुम्हें शर्म आती है, आप समझ रहे बात को, कभी वो उन लोगों की पहचान हुआ करती थी। हर इंसान खुद हाथ जोड़कर कहता था कि मैं फलानी जाति का हूं, मेरा नाम गोपीदास है, आप मुझे दया करके अपने पास नौकरी पर रख लें। आज भी तो देखो, आज क्या है, आज भी तो तुम जातियों में बटे हुए हो। पहले जातियां जो थी, भारत की जो जातियां थी, वो काम के आधार पर बटी थी और अभी भी काम के आधार पर ही बटे हुए तुम। ये जो कंपनियां हैं ये जातियां ही हैं। कंपनियों के जो लोगो हैं वो तुम्हारी पहचान है। तुम उस कंपनी में काम करते हो, वो तुम्हें रोजी रोटी देने वाली मां है। जब भी कोई पूछता है कि तुम कौन हो तो तुम कहते हो मैं टाटा, सहारा या रिलायंस का कर्मचारी हूं, है ना, बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी या पुलिस महकमे में हूं। अब ये जातियां हो गई हैं, पुरानी खत्म हो गई। अगर कुछ लोग जानवर को मारकर उसका चमड़ा
निकाल कर बेचते थे, तो वो उनकी जाति थी। अ, अब सरकार ने इसको बंद कर दिया है, कोई किसी जानवर को नहीं मार सकता, तो वो जब इंडस्ट्री बंद हो गई है, वो सिस्टम ही बंद हो गया, तो तुम कहां से को ये कह सकते हो कि हम उस जाति के हैं जो, या फलाने तुम उस जाति के हो जो जानवर को मारकर चमड़ा निकाल कर बेचते हैं, तो वो खत्म ही हो गया। ठीक है। आज के व्यापारशील युग में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। सबको ग्राहक चाहिए, ग्राहक चाहे किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनियों को ग्राहक चाहिए। अब जातिवाद का स्वरूप बदल गया है। अकबर के दरबार में बीरबल का धर्म भी अलग था और जात भी। तुम्हें क्या लगता है, अकबर को इस बात से कोई फर्क पड़ता था? बीरबल की पहचान अकबर ही कर सकता है। अगर तुम अकबर नहीं हो तो तुम्हें कभी बीरबल नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी सोच छोटी है, दिल छोटा है। देखो यहां पर भी ना, भारत में भी कोई ऐसा नहीं कि जातिवाद का बड़ा गंद मचा हुआ था, बड़ा खतरनाक, ऐसा कुछ नहीं है जितना वो बताया और समझाया जाता है, ऐसा नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने दायरे तय कर रखे थे, उसे तमीज कहते हैं, है ना। ये हमारा काम है, ये तुम्हारा काम है, और उनका आपस में कुछ लेना देना है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं तुमसे जिनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, तुम उनसे मिलते ही नहीं हो, बात ही नहीं करते हो। ठीक है। मान लो ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। ओके। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण उन्हें कह रहे हैं हमारे यहाँ दाखिल नहीं होना, भाई वो खुद ही नहीं जाते। ये एक तमीज होती है कि लोगों ने अपने अपने दायरे तय कर रखे हैं, कोई अपना 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 रहते हैं, सब अपने अपने तरीके से। दुनिया के हर कोने में यही सिस्टम बना हुआ है। लेकिन एक गड़बड़ एक गड़बड़ आई है भाई साहब, एक गड़बड़ आई है। न्यूज मीडिया पहले नहीं था कभी भी, लेकिन मैंने तुम्हें लक्ष्मी सिद्धि में एक चीज सिखाई थी कि अगर किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा करना चाहते हो तो उसको उस पर अपनी मनोपली कर लो, उस पर इतना हर वक्त अपडेट्स देते रहो, इतनी अपडेट्स देते रहो कि लोग हमेशा तुम्हारे चैनल से ही जानकारियां ले, तुम्हारे द्वारा ही बताई गई बातों पर विश्वास करें, क्योंकि तुम शुरू शुरू में सच बोलते हो। शुरू शुरू में इतना सच बोलो कि लोग तुम्हारी बातें सुनना शुरू करते हैं, उसके बाद हर न्यूज पर तुम्हारा कब्जा होगा। देखो अफवाहें कितनी बड़ी चीज होती हैं, कितनी बड़ी जानकारी होती है, जिसे संविधान का चौथा स्तंभ बताया जाता है। मैं तो कहता हूं चारों स्तंभ एक ही है, न्यूज ही है, सब कुछ वही कर रहे हैं, दूसरा कौन सा स्तंभ है उसके अलावा। देखो उन्होंने न्यूज मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया। तुम अपने पड़ोसी की बात नहीं सुनोगे कि क्या हो रहा है चौराहे पर, तुम खुद जाकर चौराहे पर देखकर नहीं आओगे कि क्या हो रहा है, न्यूज मीडिया वाला बताएगा, क्योंकि उस जानकारी पर इनका कब्जा हो गया है। हाँ ठीक है, वो बीच बीच में सच बोलते हैं, वो सच इसलिए बोलते हैं कि बीच बीच में वो झूठ भी बोल सकें। ये अंग्रेजों का तरीका है। अंग्रेजों से पहले कोई पत्रकारिता नहीं थी, ऐसा नहीं था कि खबरों पर भी किसी का अधिकार है। और शुरू शुरू में देखो ऐसे दिखाते हैं ना कि हम बहुत बहुत अच्छे हैं, अच्छा टाई कोट पैंट पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे सब बढ़िया दिखाते हैं कि हम बिल्कुल सच बोलने जा रहे हैं, नहीं बोलते हैं। अंग्रेजों ने 200 साल लगाकर इस देश का बेड़ा गर्क किया, इसे तोड़ा। जैसे आज न्यूज मीडिया तोड़ता है ना, ये अंग्रेजों की चाल है। देखो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, पागल लोग घूम रहे हैं दुनिया में, लेकिन हर लड़ाई झगड़े और हत्या बलात्कार को जाति का एंगल देकर या उसमें जाति का एंगल ढूंढकर हफ्तों तक उस मुद्दे को टीवी पर चलाया जाता है। कहते हैं कि गांव की बड़ी जात के लोगों ने एक छोटी जात के आदमी को जिंदा जला दिया क्योंकि वो उनके कुएं से पानी पी रहा था। अच्छा, अब हर आदमी जो भी उस न्यूज को सुनता है वो कहता है पानी पानी पी लिया तो क्या हो गया, है ना। वो बात ही ऐसी करते हैं ना जानबूझ के कि पानी पीने गया था वो कोई चोर था जी, उसको पकड़ के मार ही दिया। तो देखो अगर सुनने वाले आम इंसान में इतनी अकल है कि किसी को सिर्फ जाति के आधार पर जान से नहीं मार देना है, पानी पीने की वजह से नहीं मार देना है, इतनी अकल तो गांव के लोगों में भी होती है ना। गांव के लोग बड़े समझदार होते हैं।
ये मीडिया वाले जानबूझकर गांव वालों को बेरहम बेवकूफ दिखाते हैं, जैसे सारी इंसानियत सिर्फ न्यूज एडिटर में भरी हुई है। लेकिन तुम पॉइंट को समझो, जो शब्द मैं बीच बीच में तुम्हें बता रहा हूं, सेंसेशन, जातिवाद इस पृथ्वी से एकदम खत्म किया जा सकता है, लेकिन फिर सेंसेशन नहीं रहेगा ना। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है भाई साहब, सिर्फ ज्ञानी बनो। और बात यहीं थोड़ी खत्म हो जाती है। ब्राह्मणों में भी कई ब्राह्मण है, छोटे ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण, व्यापार करने वाले ब्राह्मण, भीख मांगने वाले ब्राह्मण, भीख ना मांगने वाले ब्राह्मण। शूद्रों में भी तुम बड़े और छोटे शूद्र देख लोगे। क्यों? वाई? क्योंकि हर इंसान अलग होता चला जाता है, यही इंसान की प्रकृति है, यही इंसान की प्रकृति है। ओके, इंसान में आई है, इंसान की प्रकृति समझो भाई। वाई? आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है जातिवाद। एक सवाल पैदा होता है कि इंसान ऐसा क्यों है, इतनी लाखों 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 जातियां क्यों हैं? किसी भी एक डिपार्टमेंट में चले जाओ, ऐसा नहीं है हिंदुओं में जातियां हैं, सिखों में जाती हैं, क्रिश्चियंस में जाती हैं, हर कहीं चले जाओ वो आगे। जैसे आप जाके कहो कि भैया तुम ये हो, कहते कहेगा रुको, फिर वो अपनी पोथी खोलेगा, ये वो वाले हैं, ये हम दूसरे वाले हैं, वो तीसरे वाले हैं, वो चौथे वाले हैं, ये पांचवें वाले हैं। यानी एक ही शर्मा में हजारों शर्मा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इंसान की प्रकृति है। जैसे ही वो अपने अस्तित्व को समझता है, अपना नाम कमाता है, नौकरी या व्यापार करता है, तो वो खुद को पुरानी व्यवस्था से अलग करना चाहता है, और वो अलग होते चले जाते हैं, वो अलग होते चले जाते हैं। ये दुनिया में हर कहीं होता है, यही इंसान की फितरत है। नई और पुरानी पीढ़ी टकराती रहती, क्योंकि कोई भी अपने पुराने, है ना, जैसे तुम किसी गांव से आए हो, शहर में आ गए, तो तुम सबसे पहले पता है किससे बचोगे? अपने गांव वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 25-30 ऐसे लड़के तैयार किए थे जो जो उन्होंने अपने लेवल के रेडी किए, उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा, और उन्होंने सोचा कि ये वापस आकर बहुत काम करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। कोई कोई मिला ही नहीं, तुम्हारा गायब हो गए सब। तुमने देखा है ना, कितने गांव से, बिहार से, यूपी से कितने बच्चे निकलते हैं आईएएस आईपीएस, और कितना वो गायब ही हो जाते हैं, वो वापस आते नहीं है कभी। क्योंकि ये इंसान की फितरत है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छी बात है, उन्हें वापस आना चाहिए, उन्हें अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फितरत का क्या करें, प्रकृति का क्या करें? हर इंसान आगे आगे फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जातियां तुम खुद बनाते हो, और मनुष्य हमेशा हमेशा से ही अपनी पहचान बनाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे तुमने पारसी लोग देखे ना, उन लोगों का जो धंधा होता है या जो शहर होता है, वही अपना नाम रखते हैं। बाटली वाला, कांच वाला, दारू वाला, पुणे वाला, उनको क्या लेना? वो बोलते हैं अच्छा जी हमारी जाति ये, तुम जाति कुछ भी रख लो। और तुम दूसरों से उम्मीद मत करो कि वो अपने विचार सुधारें। ऐसा नहीं कि दूसरों से उम्मीद मत करो कि दूसरे जातिवादी ना सोचें, नए तरीके आ गए दुनिया में, जातिवाद खत्म हो गया, लोग अपने दिमाग को अपडेट करें। कुछ उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो बहुत धौंस जमाते हैं, है ना, देखते हैं। ओके, जो लोग जातिवादी बातें करते हैं, जानबूझकर या अनजाने में अपनी जाति की धौंस जमाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, या दूसरों को नीचा दिखाते हैं कि तुम छोटी जात के हो, हमारी बराबरी नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई धर्म नहीं होता, तुम्हें क्या पता साफ सफाई क्या होती है, हम ब्रिटिश हैं, हमने पूरी दुनिया पर राज किया है, पिछले वर्ल्ड वॉर में हमने तुम्हें हराया था, है ना, जिसे आम भाषा में बुलिंग कहा जाता है।
वो बुलिंग ही है, मैं बुलिंग की बात ही कर रहा हूं, जातिवाद। एक चीज को समझो, जो इंसान बुलिंग करता है वो जाने अनजाने तुम्हारे दिमाग पर एक प्रभाव डाल रहा होता है। इस मनोविज्ञान को समझो। जब कोई तुम्हें जाति सूचक बात कहता है, जैसे जापानी, चाइनीज या ब्लैक निग्रो कहता है, तो जो सबसे बड़ा नुकसान वो करता है वो ये करता है कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। समझे? वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। तुम जो काम कर रहे हो उस काम को करना बंद करके खुद को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो, बार 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 बार। अपने होने की वजह को क्लियर करते हो, समझाते हो, बताते ही चले जाते हो। ये पागलपन कभी खत्म नहीं होता। इससे सबसे पहले तो उस इंसान पर एक हमला होता है ना, वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो खुद को समझाने की कोशिश करता है। और तुम ये मत सोचो, देखो इसलिए मैं कह रहा हूं जाने अनजाने, है ना, जाने अनजाने कई बार सामने वाले को पता होता है कि मैं जो कह रहा हूं उसका क्या असर पड़ेगा। ज्यादातर मामले में ना पता नहीं होता, लोग ऐसे ही दूसरों को कहते रहते हैं तुम छोटे हो हम बड़े हैं। उन्हें पता नहीं होता, उनको इतनी मनोविज्ञान की समझ नहीं होती। लेकिन जो जानते हैं वो जानबूझकर तुम्हें छेड़ेंगे। सामने वाली पार्टी को पता है ये समझाएगा। अगर तुम कहोगे कि जातिवाद कुछ नहीं होता, सब मनुष्य बराबर होते हैं, तो वो कहेंगे तुम छोटी जात के हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, है ना। छोटी जात का ही आदमी कहता है सब बराबर होते हैं। बड़ी जात वाला क्यों कहेगा सब बराबर होते हैं? वो तो उसको तो फ्री में एक तमगा मिल गया, उसको तो एक मेडल मिल गया गले में टांगने के लिए, वो क्यों कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता? सामने वाला जानता है ये समझाएगा, और जो समझाता है वो फंसता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम किसी को पागल कहते हो और कहते ही चले जाते हो। सामने वाला चीखता है कि मैं पागल नहीं हूं, तो तुम कहते हो सभी पागल यही कहते हैं। अब मुझे बताओ किसकी गलती है, जो पागल कह रहा है उसकी, या जो उसको जवाब दे रहा है उसकी? बेशक जो उसे जवाब दे रहा है उसकी गलती है। यही तो राजनीति होती है। राजनीति का क्या मतलब होता है? राजनीति यही होती है कि जो भी हो रहा है उसके कहना नहीं नहीं गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, ये क्या हो रहा है, चीखना चिल्लाना, जातिवादी बातें करना, दूसरों को छेड़ना, परेशान करना, या फिर ये कहना कि हमें छेड़ा जा रहा है। देखो दोनों तरफ। आज की क्लास थोड़ी थोड़ी सी ऐसी है कि ये भी वो भी वो भी ये भी सब बताऊंगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो एक और चीज है, जो लोग अपनी ऊंची जाति का होने पर गर्व करते हैं या अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। उनकी मर्जी है, उनका जीवन है। खुद पर, अपनी जाति पर, अपने इतिहास पर गर्व करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई इस बात में है कि तुम खुद को छोटा क्यों समझ रहे हो। उनके बड़े होने से तुम छोटे थोड़ी हो जाते हो। और मैं ये चीजें क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको एक दोबारा बताता हूँ। देखो नॉर्मली जो आदमी मेच्योर हो जाता है ना 35-40 या कई बार 30 में भी मेच्योर हो जाते हैं, नौकरी वोकरी लग जाए, अपना खाने पीने लग जाए, वो लोग सीरियसली जातिवाद से मुक्त हो जाते हैं। पैसा बड़ी अच्छी चीज है, नौकरी बड़ी अच्छी चीज है, अपना काम करो, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों के साथ एक बड़ी मुसीबत है, उनका दिमाग पूरी तरह इसी में उलझा हुआ है। उन्हें लगता है बड़ी जाति वालों को फायदा हो रहा है, छोटी जाति वालों को नुकसान हो रहा है, या छोटी जाति वालों को कोटा सिस्टम से फायदा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। एक कहावत है ना, अ मंकी लेफ्ट बिहाइंड लाफ्स एट द अदर्स टेल। जो बंदर पीछे ही रह जाता है वो दूसरों की पूंछ को देख देख कर मजाक उड़ाता है, हंसता है। जो आदमी आगे निकल गया वो उसका ध्यान पीछे खींचना चाहता है। बिल्कुल इसके उल्टा, जब कोई इंसान किसी चीज को खुद मेहनत करके प्राप्त करता है, जैसे पुलिस की बड़ी पोस्ट हो गई, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, वो बड़ी ऊंची जात का होकर भी अपनी जात छुपाता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसे उसकी मेहनत से कमाए हुए नाम से जाने। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, बुलिंग करते हैं, दरअसल वो खुद परेशान होते हैं। उनके पास अपना दिखाने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो वो अपनी जात बताते हैं कि चलो इसी रास्ते हम थोड़े बड़े तो हो जाएंगे, दूसरे माने या ना माने हम तो गर्व से कहें। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखते ही पसंद करने लगे। रेसिज्म है। तुम शादियों में जाते हो, दो जात होती है, एक लड़की वाले
एक लड़की वाले, अलग अलग जात होगी ना, क्या कहते हैं? शराबी होना एक जात है, शराबी ना होना एक जात। शराबी ना पीने वालों को बेवकूफ समझता है, ना पीने वाला शराबियों को बेवकूफ समझता है। रेशिज्म तो हर कहीं है। नौकरी करने वाली जात अलग, वेले रहने वाली जात अलग, बिजनेस करने वाली जात अलग। और ये हो सकता है कि ये तीनों एक ही घर में पैदा हो जाएं, बड़े होकर तीनों एक दूसरे से मुंह मोड़ लेंगे, खुद को अलग बताएंगे। कोई बैंक में काम करता है तो उसकी पहचान बैंक वाले हो जाएगी, कोई प्लाईवुड का काम करता है तो उसका नाम प्लाईवुड वाला पड़ जाएगा, कोई गाय गांव वाला। देखो भाई, साफ साफ दौड़ चल रही है। हर इंसान आगे बढ़ता है। 3 बच्चे होते हैं, तीनों अलग अलग, फिर 3 बच्चे होते हैं, तीनों अलग अलग, है ना? 2 लगा लो, 1 लगा लो, अलग। ये जो है इसको काटेगा, वो काटेगा ही काटेगा। हर कोई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसा महान नहीं होता कि लौटकर लोगों की मदद करे। लोग निकलते हैं। पर आजकल एक नई जात पैदा हो गई है। समझ रहे हो? गैंगस्टर्स। देखो, ऐसे पहले भी जाते पैदा होती थी। अब होता क्या है, बेरोजगारों की जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसे किसी न किसी ठिकाने लगाना है। मेरे बड़े पुराने लेक्चर में तुमने सुना होगा कि राजा अगर 10-10 रानियां रखेगा तो बाकी लड़के कहाँ जाएंगे? उन लड़कों को ठिकाने लगाने के लिए सन्यास होता है, साधु होते हैं, भक्ति होती है। समझे? जिनको नौकरी नहीं मिलती उनके लिए एक नया नाम है गैंगस्टर। समझे? गैंगस्टर क्यों? देखो, अगर तुम सरकार के पास नौकरी मांगने जाते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो बीच में बैठे हुए भांड दलाल या जो भी मर्जी कह लो उनको, वो लोग कहते हैं कि भाई तू तो गैंगस्टर है, तू नौकरी करके क्या करेगा? गैंगस्टर नौकरी थोड़ी करते हैं। इस दुनिया में सिर्फ 3 चीजें हैं, ठीक है? इस दुनिया में सिर्फ 3 चीजें हैं: बदमाश, तवायफ और पुलिस। ये किस लिए, क्यों? क्योंकि एक आदमी जो पढ़ नहीं पाया, जो कभी कुछ बन नहीं पाया, उसने ना बिजनेस किया, ना उस बेचारे में इतनी क्षमता नहीं थी, ना समझ थी, ना पैसे थे, और भी बहुत कुछ, तो अब उन बेरोजगारों का क्या करना है? तो उन्हें एक देवता की तरह, एक अवतार की तरह बताया जाता है कि तुम हो गैंगस्टर। तू कोई कॉलेज में पढ़ाई करने वाला भोला भाला चंपू थोड़ी ना है, तू है गैंगस्टर। गैंगस्टर नौकरी नहीं करते, वो नशा करते हैं और गोलियां चलाते हैं। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, लड़कियों को गैंगस्टर पसंद होते हैं। जिंदगी के मजे लो, गुस्से में रहो, झगड़ा करो, नशा करो, क्या करनी है नौकरी? जाओ जाओ जाओ। ये सब सुनकर तुम घर आ जाते हो। घर लौटते ही मम्मी पूछती है, बेटा नौकरी मिली? तुम कहते हो, मां नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई समझ में आ गई। यहां हर चीज बस छीनने से मिलती है। मैं बनूंगा गुंडा। सेंसेशन, सेंसेशन को समझो। लोगों को बड़ी जल्दी होती है ये समझने की कि सब कुछ छीनने से मिलता है। छोटा सा बच्चा 1 सेकंड में जिंदगी का तत्व तो निकाल लेगा, वो कहेगा मैं समझ गया, महाज्ञान। हर कहीं झूठ चलता है। लोगों को बेवकूफ बनाओ, बस पैसा कमाने से मतलब है, ढोंगी बाबा बन जाओ, नकली डॉक्टर बन जाओ। देखो बेटा, तुम्हारी इन हरकतों से ना लोगों का कोई नुकसान होगा, ना समाज का कोई नुकसान होगा। नुकसान होगा सिर्फ तुम्हारा झूठ बोलने वाले इंसान का, क्योंकि तुम गलत समझ गए हो, ये तुम्हारी गलती है। यहां तो वैसे ही कोई किसी को आगे नहीं जाने देना चाहता। अगर तुम गैंगस्टर बन गए, लोग हाथ जोड़ते कहते शुगर है, एक कंपटीटर कम हुआ। मीडिया वाले तो अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाते हैं। वही फिल्में देखकर बाकी लोग आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं और तुम बनते हो गुंडे। गलती किसकी है?
असल में तुम सेंसेशन के शिकार हो जाते हो। मैं सेंसेशन को थोड़ा क्लियर करता हूँ ना, बार बार आ रहा है, तुम भी सोच रहे हो सेंसेशन क्या है। मैं जरा इसको क्लियर करता हूँ, सेंसेशन को समझो। सेंसेशन क्या होता है? अभी तुम्हें याद आ जाएगा, अभी लाखों लाखों एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। जैसे कोई आदमी किसी को गरीब समझ रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन तभी अचानक पता चला कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। उससे क्या पैदा होता है? सेंसेशन, है ना? ऐसा अक्सर वीडियोस दिखाते हैं, छोटी मोटी है, बंदा खुद भी बना लेता है कि कोई दुकान पे गया तो उसको दुकानदार ने कहा, अरे तुम गांव के लोग हो, तुम्हारे पास पैसे वैसे हैं कि नहीं है, आ गए मुंह उठा के। फिर वो क्या करता है, वो अपना बैग खोलता है और उसमें से लाखों करोड़ों रुपए निकाल के सामने रखता है ना? दिस इज कॉल्ड सेंसेशन। मैं दो तीन छोटी मोटी एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे किसी को कमजोर और भोला भाला समझा और उसे छेड़ने लग पड़े, अचानक पता चलता है कि जिसके साथ उन्होंने पंगा लिया है वो एक सुपर फाइटर है। बच्चे अक्सर ऐसे सपने देखते हैं ना, कि जैसे मेरी पसंद की लड़की मार्केट में गई और वो जहां जहां जा रही है वहां उसे मेरा इनाम सुनने को मिल रहा है, हर कोई उसी की तारीफ कर रहा है, मतलब मेरी ही तारीफ कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का डॉन हूँ, लोग पीठ पीछे मेरी तारीफें करते रहते हैं। और लड़की कुछ भी खा पी रही है और सब कह रहे हैं कोई बात नहीं भाभी जी, आप पैसे मत देना, कोई बात नहीं चल जाएगा, है ना? ये बच्चों के सपने होते हैं। है ना? अकेले ही 20-20 गुंडों को पीट दिया, डीएसपी सैल्यूट कर रहा है, नेता हाथ जोड़कर सिर झुका रहा है, तुम चल रहे हो, धूल धूल उड़ रही है, हवाओं से तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तुम्हारी बेल्ट में लगी पिस्टल और तुम्हारी कार और तुम्हारी घड़ी। तुमने कभी गौर किया पुलिस के बारे में इतना बुरा दिखाया जाता है, इतना बुरा दिखाया जाता है फिल्मों में? वो कोई एतराज क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है ये एक मजाक है, वो समझदार लोग हैं, वो कोई बच्चे थोड़ी ना है। उन्हें, हाँ, बच्चे अक्सर उस टीवी देख देख कर, फिल्में देख देख कर, वीडियोस देख देख कर लड़ने चले जाते हैं ना, हंगामे करते हैं और सोचते हैं पुलिस मुझे पकड़ेगी और मैं भी उस सीन को एक बार। तुम समझ रहे? बच्चे इमिटेट करते हैं। वर्ड इज इमिटेशन। जब वो टीवी पर देखते हैं बाबा जी प्रवचन कर रहे हैं, तो शाम को पार्क में जाकर एक लड़का बाबा बन जाता है और बाकी उसके भक्त बन जाते हैं। बच्चे बड़ों को शादी करता हुआ देखते हैं और उनमें से एक दूल्हा बन जाता है और एक दुल्हन बन जाती है ना? दिस इज कॉल्ड सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब समझो जरा, कि एक सरहरी दौड़ना। जैसे एक सेंसेशन है ना, कि कोई किसी लड़की की शादी हो रही है और बाहर दूल्हा इंतजार कर रहा है, तभी उसका क्रश आ जाता है या फिर कोई गैंगस्टर आ जाता है या फिर कुछ, है ना, वो आकर उसको भगा कर ले जाता है और उसका दूल्हा बंदरों की तरह देखता रह जाता है। और वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है उसे नहीं पता, क्योंकि लड़कियों के लिए यही सेंसेशन है कि कोई मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बड़ी अनजान और भोली भाली हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है, उई माँ, है ना? लड़के और लड़कियों के अलग अलग सेंसेशन होते हैं। तुम लोग देखते हो ये लोग कितने चालाक है मीडिया में। बच्चों का सबसे फेवरेट काम होता है जुबान लड़ाना, क्योंकि वो नया नया बोलना सीखे होते हैं, तो आगे से जवाब देना, उल्टा का पुल्टा जवाब देना, ये तो मतलब तो बच्चे करते ही हैं। और फिल्मों वाले, मीडिया वाले दिखाते हैं कि जो गुंडा होता है वो बदतमीजी से कोई भी बकवास करता है, गाली बकता है। ये सब करने को तो बच्चे पहले ही तैयार बैठे हैं। बच्चों और बड़ों में एक ही फर्क होता है, दोनों के दिमाग में विचार आते हैं। जो आदमी उम्र में बड़ा हो चुका है वो अनुभव से सीख चुका है कि दिमाग में जो भी आए वो बक नहीं देना है, बच्चों को अभी सीखना है। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग रास्ते में आएंगे, कोई आपकी जात का होगा, कोई आपकी जात का नहीं होगा, लेकिन सब में एक चीज सामान्य होगी, वो आपको आसानी से आगे नहीं जाने देंगे, वो आपका रास्ता रोकेंगे। मैंने बहुत दुनिया देखी है, इसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि अपनी जात के लोगों को लोग आगे पहुंचा रहे हो। वो वैसे ही लगता है कि उसको आगे ले गया, उसकी जात का था इसलिए ले गया। कोई अपनी जात पे कोई रहम नहीं करता, उन्होंने और 50 काम निकलवाने होते हैं। अपनी जात वाले को ज्यादा ज्यादा बकरा बनाते हैं लोग, ज्यादा एहसान जताते हैं। उल्टा हमेशा बजाय किसी का एहसान लेने के हमेशा जीरो से शुरुआत करो, जीरो से खेल का मजा लो।
हर चीज को अपने सामने बदलते हुए देखो, लोगों के असली चेहरे खुद अपनी आंखों से देखो, तुम समझ जाओगे किसको कौन सा काम कहना है, किसको नहीं। डिस्क्रिमिनेशन तो है, क्या करें? तुम क्या चाहते हो, लोग तुम्हें गोद में उठाकर आगे पहुंचा दें? कई लड़कियां कहती हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बेटा, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी इसके ठीक होने का इंतजार करते करते। तुम्हें इस आग के दरिया से होकर गुजरना है, तुम्हें इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ेगा। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि ज्यादा हो रहा है, छोटी जात का होने की वजह से समस्याएं आ रही हैं, या सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो संविधान का फायदा उठाओ, शिकायत करो। कोई नहीं सुन रहा तो खुद रास्ता ढूंढो। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान पर गलत केस हो गया, जिस पर उसे सजा भी हो गई, लेकिन उसने खुद वकालत की पढ़ाई की, अपना केस लड़ा और जीत गया। कई औरतों ने अकेले ही मैक्सिको की गलियों में वहां के गैंगस्टर्स को ढूंढा, जिन गैंगस्टर ने उनके बच्चों को मारा था, उन्हें जेल पहुंचाया, और कईयों की उन्होंने खुद हत्या की, बदला लिया। कितनी कहानियां आपने सुनी होंगी जिसमें एक कार की कंपनी ने दूसरी कंपनी का मजाक उड़ाया, तो उन्होंने उसके सामने उससे भी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ये सच्ची कहानियां हैं। तुमने अक्सर देखा होगा, लड़कियां किसी से प्यार करते समय जात पात नहीं देखती। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जात पात तो औरत खुद देखती आ रही होती है, उसे जातिवाद की पीड़ा का पता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या कोटा सिस्टम में जॉब करनी चाहिए, है ना? कि जो कि कोटा हमारा, अगर हमारे अनुसूचित जाति के या शेड्यूल कास्ट होने की वजह से जो हमें कोटा मिल रहा है, उसमें उसका फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए भाई। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं हम क्यों लें जी कोटा सिस्टम, हम नहीं लेंगे, हम अपनी मेहनत से अरे ऐसा नहीं है। ये कोई भीख थोड़ी ना है जो तुम्हें मिल रही है और तुम मना कर रहे हो। तुम इस देश की सेवा करना चाहते हो, तुम नौकरी करना चाहते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मौका मिल रहा है तो हर किस्म का कागज लगाओ। अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति का होने के कारण जो फायदे मिलते हैं, उसे आगे बढ़कर लो। तुम काम करोगे वो भी सरकार के लिए, और ये सरकार तुम्ही ने बनाई है, तुम्ही ने वोट दिया है, तुम्ही तेल साबुन खरीद कर टैक्स देते हो, और वो टैक्स ही वापस तुम्हारी सैलरी बनकर आएगा। तुम्हें ये छोड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं कोटा सिस्टम में क्यों जाऊं। होता है ना, कई बार जनरल कैटेगरी वाले छेड़ छेड़ के किसी को चिढ़ाते हैं कि तुम कोटा वाले हो, कोटा वाले हो। तो बंदा सोचता है मैं कोटा से नहीं जाऊंगा, मैं सीधा से पागलपन में नहीं पड़ना है, बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें। मजाक को समझो। एवरीथिंग इज जस्ट अ फकिंग जोक। दुखी वही है जो उसको समझ नहीं रहा मजाक को। तुम्हें एक दूसरे के अलग होने का मजा लेना चाहिए। किसी के मजाक का बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। शब्द है, शब्दों से प्रवोक हो रहे हो, कैसे पागल हो शब्दों से? कुछ तो मेच्योरिटी होनी चाहिए तुम में। और ये देखो कितना नेचुरल है, लोग सरदार को देखते हैं तो नाचने लगते हैं बल्ले बल्ले करके, है ना, उसे छेड़ते हैं ना बल्ले बल्ले कि तुम लोग सरदार हो, सारा दिन बल्ले बल्ले करते रहते हो। और हमारे साथ भी ऐसा होता था स्कूल में, कॉलेज में, साथ में पढ़ने वाले, या है ना, कुछ बच्चे होते हैं आसाम नेपाल से आए होते हैं, उन्हें चाइनीज चाइनीज कहकर छेड़ा जाता है, हम भी छेड़ते थे, है ना। उनको जब भी देखते हैं कहते हैं चिंग पोंग चिंग 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 चू। बंगाली आदमी मिल जाए तो आदमी पूछता ही है ना, मच्छी खाई वो, क्या मतलब। और ये बच्चे ज्यादा करते हैं, और ये नेचुरली करते हैं। तुम क्या उम्मीद करते हो कि 7th क्लास का बच्चा है, वो एक, उसकी क्लास में एक लड़का आया केरला से, है ना, वो छोटे बच्चे को कहेगा मैं केरला से आया हूं, तो वो तो केरला को करेला बोलेगा ना। कौन रोक सकता है उसको? हमारे साथ स्कूल में कई साउथ इंडियन बच्चे पढ़ते थे, हमने उसका नाम, उनका नाम इडली डोसा रखा हुआ था, और वो आगे से कहते थे लगता है तुम्हारे 12 बजे, है ना। वो हमें छेड़ेंगे, हम उनको छेड़ेंगे, तो वो भी तो छेड़ेंगे भाई। बुरा मानने वाला क्या है? बुरा मानने वाली जैसी कोई चीज नहीं होती।
जब मैं सिंगर्स को वल्गर और लचर गाने गाने पर कोसता हूं तो शायद तुम्हें बुरा लगता होगा, लेकिन किसी सिंगर या एक्टर को मेरी बात बुरी नहीं लग रही। उन्हें मेरी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगती है, क्योंकि वो जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं। वो जानते हैं एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है कि आवारागर्दी से बचो, पढ़ाई करो। मैं जानता हूं किसी गीत को तैयार करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक सब कुछ करने के पीछे अंधाधुन मेहनत चल रही होती है। सरस्वती माँ का वाहन मोर है ना। मोर कला का प्रतीक है। 14 विद्या और 64 कलाएं सरस्वती के अंडर आती हैं। सभी सरस्वती माँ के उपासक ही हैं। जितने भी ये कलाकार हैं, सिंगर हैं, नाचने वाले, गाने वाले, एक्टिंग करने वाले, स्टेज आर्टिस्ट, सब माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। कला जीविका प्रदान करती है और विद्या जीवन देती है। ये जो स्टेज आर्टिस्ट होते हैं ना, ये बड़े मनोविज्ञान के खिलाड़ी होते हैं। आप इनके साथ कोई भी मजाक करो, ये कभी बुरा नहीं मानते। ना ही इन्होंने कभी किसी से बदला लेना होता है, ना किसी को सबक सिखाना होता है, लेकिन अपने आसपास के माहौल को ऐसा निचोड़ कर पी जाते हैं कि जब आप बड़ी गहराई से देखें तो इनके काम में बड़ी बारीकी से हर चीज दिखाए जाने की कोशिश की जा रही होती। मजाक बड़े समझदार दिमागों का खेल है। मजाक उड़ाना और अपना मजाक उड़ाए जाने पर खुश होना, जिसे रोस्टिंग कहा जाता है। इसमें तुम किसी की बात का बुरा नहीं मान सकते। बुरा मानने का मतलब है कि तुम खुद को दूसरों से अलग समझते हो, तुमने खुद को सीरियसली ले लिया। यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अलग से पेश आया जाए, क्योंकि तुम दूसरों से अलग हो, बड़े हो गए हो। तुम्हारा डील डॉल बड़ा है, या तुम्हारी जाति बड़ी है, या तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो तुम्हारे साथ अलग से व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना। तो लोग नाराज हो जाते हैं कि हमें ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मजाक लोगों को छांटने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। ग्रुप बनाओ, लोगों के साथ रहो, किसी की बात का बुरा मत मानो, कहीं भी बुरा मत मानो, शब्दों से प्रवोक होना ही नहीं। हाँ, मशहूर होना चाहते हो, इसीलिए सींग लड़ाने में हिस्सा लेना चाहते हो मीडिया पर, जिससे तुम्हारा भी नाम होगा, शायद सामने वाली पार्टी का भी नाम होगा, या जो भी होगा वो तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। जो लोग तुम्हारी बात का बुरा मानते हैं उन्हें अपनी मंडली से निकालते जाओ। ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाओ जिनमें जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, उन्हें पंच लाइन्स आती हो, वो किसी और पर बोझ भी ना बने। देखो, फिर से जातिवाद आ गया है ना। मजाक का बुरा मानने वाले लोग अलग जात के हैं और मजाक का बुरा ना मानने वाले लोग अलग जात के हैं। तुम बुरा मानने वाले के साथ कैसे रह सकते हो? तुम्हारी मजाक करने की आदत है, तुम मजाक कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम चुटकुले सुना रहे हो, और वो नाराज होता ही जा रहा है, चिढ़ता ही जा रहा है। तो या तो वो तुम्हें छोड़ जाएगा या तुम उसे छोड़ दोगे, तो हो गया ना। फिर चाहे वो तुम्हारा भाई है, चाहे कोई रिश्तेदार है, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। यही इंसान की फितरत है। इंसान अगर जैसे ही आगे बढ़ता है, वो बड़ा ऑफिसर बनता है, प्रोफेसर बनता है, डिजाइनर बनता है, सबसे पहले वो नेचुरली अपने लोगों से मुंह मोड़ता है। एक सवाल पैदा होता है